नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने यह घोषणा की। नए सीएम की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बलूनी शामिल थे। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताजा आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री का नाम जो सुझाया वो पुष्कर सिंह धामी का नाम सुझाया और साथ ही साथ जो ताज है वो धामी के सर बांध दिया। उधर प्रमोद सावंत को ही गोवा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। एक रिपोर्ट देखें। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह-पर्यवेक्षक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें धामी विधायक दल के नेता चुने गए। बैठक में बीजेपी के सभी सांसदों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया था। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 6 महीने के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपने अलग ही छाप छोड़ी है। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वह बहुआयामी विकास करेंगे। सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले रविवार को दिन भर इसे लेकर अटकलों का दौर चलता रहा कि उत्तराखंड का नया मुखिया कौन होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार गठन पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी नेता बीएल संतोष और उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया था कि सीएम फेस के लिए पार्टी के पास कई विकल्प हैं। शुरू से ही माना जा रहा था कि ज्यादातर विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रेखा आर्य ने धामी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया, जबकि गणेश जोशी और अरविंद पांडे समेत कई विधायकों ने धामी को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर अपनी सहमति दी। बात सही है, इसका स्वागत है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया था। धामी पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर धामी जी। बीजेपी के 6 विधायकों ने धामी को सदन के लिए चुने जाने में मदद करने के लिए अपनी विधानसभा सीटें खाली करने की इच्छा जाहिर की। धामी कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापरी से 6,579 मतों के अंतर से हारे थे। धामी को 44.8% वोट शेयर के साथ कुल 41,598 वोट मिले, जबकि कापड़ी को 51.79% वोट शेयर के साथ 48,177 वोट मिले। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटें अपने नाम की। पार्टी अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उधर गोवा में प्रमोद सावंत फिर मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और एल मुरुगन की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सदन में सभी लोगों से पूछा कि नेता के लिए कोई और नाम सदन में है, किसी के मन में है, तो सभी लोगों ने कहा कि हम सब प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं। अगले 5 साल के लिए भी राज्य विधानमंडल दल के नेता आज चयनित हो गए हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से
श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा में प्रमोद सावंत के चेहरे पर एक राय बनती नहीं दिख रही थी। प्रमोद सावंत के अलावा विश्वजीत राणे, हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर जो गोवा में है के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। हालांकि बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी की प्रदेश गोवा कमेटी ने अलेंकर के नाम पर असंतोष जताया था। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 20 विधायक हैं और वो सरकार बनाने में एमजीपी का समर्थन ले रही है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए सरकार चलाने में फिलहाल कोई मुश्किल सामने आती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता बनाने में सफल रही थी, लेकिन नतीजों के 11 दिन बाद ही उत्तराखंड और गोवा में सीएम चेहरे का फैसला हो सका, जबकि मणिपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से एन बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और यूपी में योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी है और ऐसे में गोवा में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगी है। प्रमोद सावंत को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सबसे पहले बात गोवा की कर लेते हैं, फिर उत्तराखंड पर आएंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोकपर्सन है बीजेपी के। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं, लीडर है टीएमसी के। और साथ ही साथ राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। रमन जी, प्रमोद सावंत के नाम पर मोहर लग गई सर, और अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे विश्वजीत राणे ने भी नाम बढ़ाया प्रमोद सावंत का। सर, इतना वक्त क्यों लग गया? 10 दिनों का, 11 दिनों का एक लंबा वक्त लग गया ये डिसाइड करने में। अगर सब कुछ सही था, सब राजी ही थे, तो फिर ये 11 दिनों का वक्त क्यों लगा नाम को घोषित करने में? देखिए, हर एक का अपना एक विषय रहता है कि किस प्रकार से नाम घोषित करना है, कब घोषित करना है, और हम मान्यताओं का भी देश हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि होली के उपरांत चुनावों में लंबा प्रक्रिया रही। होली के उपरांत जब सब लोग इकट्ठे हुए तो उसमें विधिवत जो समय है उसमें हमने अपनी घोषणाएं करी हैं। मेरे को नहीं लगता कि अगर हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे संवैधानिक प्रक्रियाओं का, तो इसमें ये किसी के बोलने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सर्वसम्मति से काम कराया हुआ और अपनी लिमिटेड मति से काम कराए हुए का फर्क ये होता है कि जहां मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा होता है, वहीं पंजाब भी होता है। तो वो समझने की बात है कि सर्वसम्मति से काम करना और अपनी मति से बेड़ा गर्क करना, ये दो अलग अलग विषय होते हैं। अब जिसको जैसी भावना रहेगी वो वैसा काम कर लेगा। ठीक है, ठीक है। बादल जी, क्योंकि गोवा में सर प्रमोद सावंत के नाम पर मोहर लग गई है, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोद सावंत का नाम आगे बढ़ाया गया है। हालांकि काफी उठापटक रही, काफी नाराजगी रही, काफी ये भी सुनने में आया था कि कई लोगों के जहन में ख्वाब पल रहे थे, हसरतें थी कि वो भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आज मुख्यमंत्री कौन होगा ये घोषणा हो गई। लेकिन सर, जो आपके साथी थी वो तो आपको छोड़कर चले गए। पहले शपथ दिलाई गई थी जी, अब जो हमारे साथी है वो कहीं नहीं जाएंगे, हम शपथ लेते हैं। लेकिन वो तमाम शपथें, तमाम जो कस्में खाई साथ रहने की, साथ आगे बढ़ने की, सब धराशायी हो गया सर। गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग मैडम। ऐसे राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो आज इस दल काल उस दल में जाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, ऐसा होता है। लेकिन गोवा में गोवा का जो नागरिक है उन्होंने 6 को वहां से हम लोग को 6% वोट मिला। और दूसरा जो त्रिपुरा में, देखिए त्रिपुरा में नया 3 महीने में और वहां पर 4 महीने का जो
पार्टी, गोवा में 4 महीने का पार्टी, और उसमें वहां पर हम 6% वोट हम लोगों को मिला है। लेकिन कौन क्या करेगा और भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? संतुष्ट है क्या आप लोग? आप तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे ना सर। नहीं, बिल्कुल, ये तो होता है, पॉलिटिक्स में होता है। कई जगह पर जब आंदोलन करूंगा तो वहां पर हम लोग तो दावा तो करूंगा। जब सत्ता में गोवा के बासिंदा के लिए कई राज्यों में, जो भी राज्य हो, जिस राज्यों में हम लोग जाएंगे तो वहां पर आंदोलन करेंगे तो हम लोग तो दावा करूंगा। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग दावा करेंगे, दिल्ली में भी दावा करेंगे, हर जगह में, हर राज्यों में ऐसे ही करूंगा। लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब है जो लोग, जिन लोग ने दावा करेंगे कुछ हो या ना हो, बैठिए, बाद में बोलेंगे, आपका जब समय आएगा तब आपको। ठीक है, रखिए बात रखिए। जो मैं तो आपकी बात समझना चाह रहा हूँ। दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में खर्चा पीना और खरीदन चले, हम लोग आंदोलन करेंगे, देश के लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो इच्छा है, जो हम लोग जो चाहते थे 2024, मोदी जी 2014 से 2022 तक आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन मैडम, एक सब्जेक्ट के ऊपर बार 3-4 दिन से मैं हर चैनल में मैं बोल रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स के लिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स के लिए कश्मीर पहले इस पे आइए ना सर, क्या वजह रही? एक सुनिए ना सर, पहले मुद्दे पे आइए। क्या वजह रही कि आपके साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा लेकिन टीएमसी को ही छोड़ दिया? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्या विचारधारा का कोई मतलब नहीं होता राजनीति में? और ऐसे में एक सेकंड, जब आप तीसरे मोर्चे की बात करते हैं ना, टीएमसी जब तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, ऐसे साथियों को कैसे आगे लेके चलेंगे सर आप? ये तो अभी से बीजेपी के समर्थन में है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे साथी को लेके कैसे चलूंगा। लेकिन जसवंत सिन्हा का नाम आपने सुना है? अटल बिहारी का समय में वित्त मंत्री था, उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन किया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल में बाई इलेक्शन में, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में एमपी था, मिनिस्टर था शत्रुघ्न सिन्हा, और आसनसोल बाई इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में लड़ रहे, हम लोग उनका नाम घोषित किया शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के टीएमसी में ज्वाइन किया, जैसे बाबू कब से सामान बाहर निकाल रहे हैं? 2014 से 2014 तक सेंट्रल मिनिस्टर था, बाबू भाजपा को छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे लोग आज गोवा मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद टीएमसी में ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे लोग भाजपा का टीएमसी में लीडर था, जैसे मुकुल राय, आपने छोड़ा, उनको ऑल इंडिया वाइस बना दिया, 1 साल के बाद मुकुल राय फिर वापस आ गया। ऐसा मैडम ये भी आपको पूछना चाहिए। ऐसे भाजपा के बहुत सारे मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, भाजपा के सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत सारे लोग टीएमसी में ज्वाइन कर लिया। जैसे उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, टीएमसी में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब पछता रहे हैं क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हालात आप लोगों के हुए हैं, क्योंकि ख्वाब आप लोग सत्ता में आने का देख रहे थे, वहाँ पे तो हालात बहुत खराब कर दिए जनता ने। कुंतल जी, मैं आती हूँ सर, मैं फिर मौका दूंगी। सत्ता में आना चाहना चाहता है, एक बुरा होता है। मोदी जी 2024 से लड़ा या 2022 से शुरू कर दिया। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में चुनाव, मणिपुर में चुनाव। अगर आप तीसरे मोर्चे के गठन की बात करते हैं तो ममता बनर्जी में कितना मादा है वो भी देखना चाहेगी ना जनता। उत्तर प्रदेश में अगर आप चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में गए थे तो वहाँ पे अखिलेश यादव का क्या हाल हुआ सर, वो भी तो देखा जाएगा ना। मैडम, आपका नेशनल कैबिनेट एक सवाल उठना चाहिए था। 2014 में मोदी जी आने के समय 15 लाख का बात किया था, और हर साल 2 करोड़ करना चाहिए, आज तक तो नहीं मिला। डिजिटल इंडिया नहीं हुआ। ठीक है, सभा में उन्होंने कहा। ठीक है कुंतल जी, प्रमोद सावंत के नाम पर मोहर लग गई है। एक सेकंड, ठीक है, पिछली बार आप लोग ये दावा करते रहे कि हम तो जी बड़ी पार्टी थी लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, दूसरों को मौका देखिए। बादल जी, मैं आती हूँ, ऐसे मत करिए प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बादल जी, ऐसे नहीं होता। ठीक है कुंतल जी, आप रखिए अपनी बात। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, रुक जाइए ना मैडम, सवाल का जवाब लेने के लिए हर चैनल मुझे बुलाता है। ठीक है, मैं बैठता हूँ। ठीक है बादल जी, ठीक है, मेरे पास और भी गेस्ट है सर, मैं फिर आऊंगी आपके पास, फिर मौका दूंगी। समाज के लिए ठीक है, रमन जी टोन करेंगे, ऐसा मत बोले, छोड़ दीजिए इनको। दूसरा जवाब है। कुंतल जी, आपको आवाज मिल पा रही है जी? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही कुंतल जी। अब सुनो, आप आपको शिखा जी बात करें, बीजेपी पार्टी बन के उभरी, बीजेपी को इसकी बधाई, पर बीजेपी के अंदर चुनाव के पहले वादे किए गए थे अलग अलग लोगों से चुनाव जीतने के लिए, उन वायदों का दबाव
कि इतना दिन हुआ उत्तराखंड। हमारे बड़े भाई हमारे मित्र साहब बहुत के साथ कह रहे थे, ये राजनीति में बहुत चीजें छुपती नहीं है, छायावाद करने से छुप नहीं सकती। कह रहे हैं हमारी आंतरिक दबाव थी जिसके कारण पंजाब हम बुरी तरीके से बीजेपी चुनाव नहीं जीते इन दोनों राज्यों में। आंतरिक दबाव इतना ज्यादा था जो जीतने के लिए तरह तरह विजुअल वायदे थे, इसको पूरा करना किसी भी पार्टी का नहीं था। इंडिविजुअल वायदों का दबाव था कि 11 दिन लग गए बहुमत वाली पार्टी को अपना चुनने में। बात यही, और चूंकि जनता नहीं, रमन जी तो कह रहे हैं हम तो मान्यताओं पर भी विश्वास करते हैं, होलाष्टक थे उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, होली के बाद शुभ कार्य करने की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमने घोषणा कर दी। तो होली के पहले तक तो शुरू होता है, एक दिन पहले छायावाद की तब शोभा देती है जब आप सही में इन चीजों पर विश्वास करते हो। आपको गोवा में टीएमसी को छोड़ना था, आप क्यों नहीं करते हैं? टीएमसी के दो सही बात कह रहे हैं बादल, तो पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन से समर्थन आना शुरू हो गया था। इन्होंने लिए थे जो पिछले सो गए थे, याद कराइए कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसी दिन से समर्थन कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा राहुल जी आपसे है, क्योंकि भले ही ये मना किया जा रहा हो कि गोवा में सहमति बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सर जितना वक्त लगा और जो खबरें निकल के वहां पे सामने आई वो ये बताती है कि सहमति तो नहीं बन रही थी कि प्रमोद सावंत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कई बार कहा गया कि प्रमोद सावंत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज जो घोषणा हुई, क्या लगता है उसमें कितनी दिक्कतें हुई भारतीय जनता पार्टी को और कितनी चुनौतियां बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए नेहा जी, चुनौतियां काफी ज्यादा रही। एक तो गोवा जैसा राज्य जो कि काफी छोटा सा राज्य है, वहां पे दल बदल की समस्या ऐसी है कि दूसरे स्टेट में तो जब चुनाव हो जाते हैं फिर उसके बाद लोग दल बदल करते हैं। वहां तो चुनाव होने से पहले ही कोई आदमी जो है कि आज टीएमसी में जा रहा है तो कल टीएमसी छोड़ के जो है कि वो कांग्रेस में जा रहा है, परसों बीजेपी में जा रहा है, फिर किसी और पार्टी में जा रहा है। तो वहां पर चुनाव पूर्व भी एक तरह से बड़ी गंभीर समस्या थी। तमाम पार्टी जो है कि वो दल दाएं से बाएं कर रहे थे, और जो अधिकांश जो विधायक हैं अभी, उन विधायकों में एक तरह से मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा है वहां पे। वहां पर आप अगर विधानसभा में देखिए जो भी लोग चयनित हुए हैं तो भारी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो जो पहले से मुख्यमंत्री रहे हैं तो स्पष्ट है कि वो फिर से दावेदारी नेहा जी करेंगे वो। इसलिए वहां पर सोच के देखिए कि आपको आप बहुमत से केवल एक की संख्या पे नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का निर्धारण करना आसान चीज नहीं हो रहा था। आप देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन होगा। कभी नेहा जी हम लोग ये डिबेट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे चुनाव के 10 मार्च के बाद। लेकिन उन जगहों पर यह क्लियरिटी नहीं थी। इसका कारण यह था कि कई सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी, और उन महत्वाकांक्षाओं के बीच में प्रमोद सावंत के नाम को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की। हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वो वहां पे काफी एक्टिव थे। खुद जो है कि एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस वो एक्टिव हुए, और इन लोगों ने एक्टिव होकर फिर तब किसी तरह से जाके सहमति बनाई। तो ये एक काफी कठिन डगर था, और हम लोगों को ये आश्चर्यजनक इसलिए लग रहा था कि देखिए पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पे थी, कांग्रेस 17 सीट पे थी, तब उन्होंने 13 सीटों पर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार 20 सीट आने के बावजूद भी उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है, और ऐसे स्थिति में प्रमोद सावंत के पास चुनौतियां काफी ज्यादा है। वहां पे हम लोग जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में या फिर जो दूसरे जगहों पर देख रहे हैं, उसके तुलना में वहां पे स्थिति अलग स्थिति है। तो ऐसे समय में काफी ज्यादा प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी का कि तमाम चाहे देखिए महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी अन्य निर्दलियों को सबों को जोड़ के किस तरह से ऐसा ना हो कि अचानक से बीच में खबर आ जाए कि बीजेपी की सरकार दाएं बाएं हो रही है, तो वो सरकार कैसे ढंग से स्थिर ढंग से कैसे चल पाए उसका प्रयास ठीक है। करें। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है रमन जी, जिस बात का जिक्र अभी राहुल जी कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि विश्वजीत राणे को भी आगे रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विश्वजीत राणे ने भी प्रमोद सावंत के नाम पर आगे उनको रखा है, मोहर लगाई है, और फिर हमने भी उस बात को आगे रखा, यानी कि किसी की नाराजगी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। क्योंकि 5 साल सरकार चले, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि इधर उधर कहीं ना कहीं विधायक ना हो, सरकार इधर उधर ना हो,
क्या आपको लगता है कि चुनौतियां बहुत है अभी भी, क्योंकि एक सीट कहीं ना कहीं कम है, हालांकि आपको समर्थन मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि बिना हिले, बिना कहीं ना कहीं इधर उधर हुए 5 साल सरकार चले? देखिए, एक प्रदेश के अंदर जब चुनाव होता है तो जनता की आशा ये रहती है कि 5 साल निर्विघ्न बिना चुनाव कराए सरकार चले। आपको याद होगा नेहा जी, राहुल जी को याद होना चाहिए कि जिस समय रिजल्ट 10 तारीख को आ रहे थे, आपकी चैनल पर शाम को बैठा था, तब भी ये खबर आ गई थी कि 20 सीटों के बावजूद भाजपा को समर्थन देना शुरू किया है। तो ये कोई नंबर इकट्ठे करने वाली तो गेम है नहीं, जैसे इनको जरूरत लगती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर हम विधि द्वारा स्वापित तरीके के अंदर चलते हुए, अपने मान्यताओं के ऊपर चलते हुए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलते कि ये मेरी दीदी की पार्टी है और ये मेरे मम्मी की पार्टी है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? हमारी पार्टी है, हम उसको संगठन के तौर पे बनाए। जो एनडीए के अंदर घटक दल शामिल होते हैं, बेशक हमारी संख्या ज्यादा हो और उसमें घटक दल शामिल अगर एनडीए में हो रहे हैं, तो हम उनको सम्मान देके एक स्थायी सरकार, अच्छी सरकार बना के जनता को दें, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक और चीज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जहाँ तक गोवा का संदर्भ है, गोवा के संदर्भ में आपको एक चीज समझना चाहिए, एमजीपी ने और भाजपा ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा। उसके बाद एमजीपी को तृणमूल के साथ जो भी दिक्कत हुई वो हट के हमारे साथ आ गए। लेकिन उस समय भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनका मन भी रखना है, जो लोग आए हैं उनको भी सम्मान देना है, और घर के बड़ों का काम यही होता है कि वो दोनों तरफ को मिला के चले। ठीक है। और अगर ऐसा काम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो राहुल गांधी के ला लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बादल जी, क्या लगता है आपको प्रमोद सावंत एक बेहतर तरीके से 5 साल गोवा में सरकार चला पाएंगे? और एक बड़ा झटका ये तो कहा जा सकता है कि टीएमसी के लिए था, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ा था। मैडम, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा लिखा कि एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं आज के शपथ अभी तक नहीं लिया। मैं कैसे बता दूंगा 5 साल चलाएगा कि नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, जो सत्ता में आएगा, उनका काम है देश का सेवा, राज्यों के लोगों के लिए सेवा, जिला में सेवा, समाज के लिए, परिवेश के लिए, सबके लिए, राष्ट्र के हित के लिए सेवा करना चाहिए। लेकिन मैं वादा करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए मैं ऐसा बहुत सारे कुछ दे दूंगा, देश को ऐसे जगह पर ले जाऊंगा। लेकिन आंखों से जब देखिएगा जो 5 लाख किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान मर रहा है, श्रमिक मर रहा है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो रहा है, ऐसा सिचुएशन, दलितों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ये सब जब चलता है ना तो मन में दुख होता है कि देश के जो राजा है, जब जैसे प्रधानमंत्री हम बोलते हैं देश के राजा, हम सब उनका पूजा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा को हम सब सम्मान करते हैं, और सम्मान तो आगे भी करूंगा सम्मान, जो भी आएगा देश का प्रधानमंत्री सम्मान सबको करूंगा सम्मान। लेकिन मैडम, जो देश के राजा होगा, उस राजा को काम है देश के जो पूजा होता है उनका सुख शासन सब कुछ सीखना चाहिए। पूजा कैसे है पूरा देश में, जब पूजा मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में पूजा मर रहा है, उत्तर प्रदेश में दलित मर रहा है, गोवा में आपका मुंबई में एक पुलिस को मार दिया जाता है, गुणवत्ता के ऊपर लोग को मार दिया जाता है। नहीं, आपने सब चीजें कही, लेकिन उसके बावजूद भी सर, इनका एक लाइन का जवाब देना, कांग्रेस का हो और टीएमसी का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का आपका हो, जो भी सत्ता में आएगा, पीएम जो बनेगा, जो देश के प्रधानमंत्री जो राजा बनेगा, उनका काम होगा देश के लोगों के लिए सेवा करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने कहा इतनी समस्याएं हैं गोवा में, उसके बावजूद भी पहले के मुकाबले सीटें बढ़ जाना, ये क्या बताता है सर? आप तो कहते रहे कि इतना काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, दिक्कतें लोगों को हुई, कोरोना काल में भी समस्याएं, उसके बावजूद सीटें बढ़ जाना, क्या बताता है सर? मुझे ये बताइए। आपने और एक पॉइंट उठा दिया कोरोना काल में, आप बताइए तो कोरोना काल में मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में वो लाखों लोग मर गए, कैसे? आपको भी सोचना चाहिए। और जनता को नहीं बता पाए सर आप। बिल्कुल, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कोरोना काल में, कोरोना महामारी में किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मन से, दिल से मैं बोल रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ गोवा में,
गोवा में चलिए, गोवा एक छोटा राज्य है जहाँ 40 सीट है, वहाँ पर बेरोजगार कितना बढ़ गया। वहाँ के महिला जो गाँव में जाइएगा, मोहल्ले का दुख का बात एक बार सुन लीजिए। लेकिन भाजपा मेरा एक लाइन का जवाब, भाजपा 5 साल में गोवा का विरोध ने क्या किया, आप बता दीजिए। कुंतल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका उत्तर है, लेकिन उससे पहले रमन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर कुंतल जी बादल भाई को एक लाइन का जवाब है कि आप बंगाल में तो लेते हैं कटमनी और पूरे देश में घूमते हैं बन के चिंतामणि। ऐसा नहीं चौल पे दादा। रमन जी आपको पता बस नहीं है, इतना ही जवाब है। एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। रमन जी का सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा सेंट्रल वही पार्लियामेंट बोर्ड बार 68 परियोजना के ऊपर 25 योजना में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट वही भाजपा गवर्नमेंट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के ऊपर 25 परियोजना के ऊपर सबसे अच्छा काम किया है। वही भाजपा रमन जी का सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन गोवा की जनता ने विश्वास नहीं किया सर। बहरहाल राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुंतल जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। विभा जी धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बहस में हम और हमारे दर्शक दोनों मुद्दे पे बात सुनना चाहते हैं, दुनिया भर की बातों पे रखिए अपनी बातें रहते हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि गोवा और उत्तरांचल ये दोनों छोटे राज्य हैं और इन छोटे राज्यों में अपने अपने छत्रप होते हैं, अपने अपने इलाके के। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन छत्रपों को कुछ वायदे किए थे, जो चुनाव के बाद उन वायदों को निभाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। इसीलिए 11-11 दिन लग रहा है यहाँ पे। आप गोवा की ही बात कर लें, गोवा में हालात इतने मुश्किल थे, सरकार को बना करके 5 साल चलाना इतना मुश्किल था कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथ से कमान लेकर के देवेंद्र फडणवीस को दी गई, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे कुछ ऐसे छत्रप थे, कुछ ऐसे नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें वायदा किया गया था सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ, जिन वायदों को पूरा करना संभव नहीं था। तो बगल के राज्य का, देश के सबसे ताकतवर और बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जिसकी अपनी एक पहुंच है, एक पकड़ है, जिसकी अपनी समाज में और राजनीतिक जमात में जिसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उस व्यक्ति को, बीजेपी को पिच इन करना पड़ा। सिंपल बात इतनी है, छोटी सी बात है। इसी बीच में उन्हें टीएमसी को तोड़ने का वक्त मिल गया, क्योंकि 5 साल चला लेना सरकार बीजेपी के लिए आज बहुत मुश्किल है। झूठे वायदे कर करके ये चुनाव जीते हुए हैं, इसीलिए इतना समय लग रहा है। इतनी छोटी सी बात है, इसमें न बहुत लंबे छायावाद की जरूरत है और न बहुत लंबे राजनीतिक विश्लेषण की जरूरत है। ठीक है राहुल लाल जी, क्या वाकई आप भी इत्तेफाक रखते हैं कुंतल जी की बातों से कि वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए गए, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई, एक बार फिर से उन्हें कहीं ना कहीं विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो वादे बहुत कर दिए गए, उन वादों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और असंतुष्ट नेता हैं जिन्हें लालच दिया गया था, जिन्हें ये कहा गया था कि आपको भी पद दिया जाएगा, बेहतर आपको सम्मान दिया जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने में, दिलासा देने में, आश्वासन देने में वक्त लग गया। देखिए चुनाव में तो ये होता है और ये बिल्कुल हुआ है, छोटे राज्यों में ये समस्या आती है। लेकिन देखिए अगर छोटे राज्य की दृष्टि से भी देखें तो उत्तराखंड और जो गोवा की स्थितियां काफी अलग अलग है। देखिए गोवा को लेकर अगर मैं कहूँ तो ये वहाँ पे क्या है कि वो इतना छोटा सा राज्य है वो, कि जो लोकल विधायक होता है वो लगातार अपनी जनता के साथ संपर्क में होता है, तो वो अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा के स्थल पे काफी ज्यादा पकड़ होती है। चाहे वो, इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक ही विधायक होता है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी किसी और पार्टी में, कभी किसी और पार्टी में वो घूम रहा होता है, वो उन्हें पता होता है तो वहाँ उनकी वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। तो ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल आते हैं और उनके साथ अलग अलग बार्गेनिंग करते हैं। तो इसलिए कुंतल जी के उस बात से मैं सहमत हूँ कि फिर आपको जब परिणाम आता है तो फिर उन समस्याओं का आपको समाधान करना पड़ता है। लेकिन देखिए मुख्य चीज क्या है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर गोवा के परिणाम को हम लोग देखेंगे तो गोवा के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे तो पुराने चुनाव रिकॉर्ड के ट्रैक को देखते हैं तो गोवा को अगर हम लोग बांटते हैं तो उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा में अगर दोनों भाग में डिवीजन करते हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी की पकड़ निहादी केवल उत्तरी गोवा तक हम लोगों को सीमित दिखती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की पकड़, जो वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो दक्षिणी गोवा में भी नजर आ रही है। तो सवाल इसलिए, राजनीतिक विश्लेषक हम लोगों के मन में सवाल इसलिए आता है कि आपने इतिहास के विपरीत उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा सब जगह आप वोट प्रतिशत ला रहे हैं,
अब पहली बार पार्टी जो है कि 20 के संख्या पे पहुंची है, लगभग वो बहुमत का संख्या ही है। 13 नंबर पे अगर कोई पार्टी पिछले बार जो सरकार बनाने में सफल हो जाती है, तो वो 20 पे सरकार बनाने में क्यों परेशानी है? इसके कई बड़े कारण थे, जिसके तरफ मैं खाली संक्षेप में कुछ ध्यानाकर्षण कराऊंगा कि देखिए इन लोगों ने एक तो वहां पे जो छवि थी, जो मनोहर पर्रिकर की छवि थी, वो आप देखिए वो गोवा के राजनीति से इतने ऊपर तक निकले कि उसके बाद मान लीजिए प्रमोद सावंत को बनाया भी गया। प्रमोद सावंत देखिए परिणाम लेके भी आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी को समस्या हो रही है, जो समस्या हम लोगों ने यहाँ भी गुजरात में भी देखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से निकल के देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आज तक गुजरात की जनता उसके बाद संतुष्ट नहीं हुई है। वो जो इनकी छवि थी उस लायक, वो देखिए इनको बार बार मुख्यमंत्री परिवर्तन करना पड़ रहा है गुजरात में, कुछ वो समस्या भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही वहाँ पे। तो वो ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं रमन जी आप इनकी बातों से कि गोवा की जनता को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे आप लोगों ने, और ये कहा जा रहा था कि ये एक नेगेटिव पॉइंट गया भारतीय जनता पार्टी का जनता में, लेकिन उससे पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आपने प्रदर्शन किया, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है एक फैक्टर, और ये कहा जाता है कि मौजूदा सरकार के प्रति रहता है, लेकिन उन तमाम चीजों को धराशायी किया, उन तमाम सेक्टर्स कहीं ना कहीं फैक्टर्स को धराशायी किया। ये कितनी बड़ी आप लोगों की जीत है। और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो खटीमा से जब चुनाव हार गए थे, हालांकि सिटिंग एमएलए थे, उसके बावजूद चुनाव हार जाना एक सीएम का, ये तो एक बड़ी बात होती है। सर फिर भी पुष्कर सिंह धामी का नाम और तमाम नेता, क्यों आखिर आप लोगों को नहीं लगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जब आप बात करते हैं, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप देखेंगे, पब्लिक के साथ देखेंगे, पब्लिक का मन ये था कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से अपना कार्य दिखाया है का एक आशीर्वाद उनको दिया जाए, और उत्तराखंड में ये सामने सर्वव्यापी दिखा। तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है कि वो अपने को छोड़ के सभी को देख रहा हो, तो फिर सब उसको देखते हैं। ये एक भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना एक काम है। लेकिन जहां तक बात आप गोवा की कर रहे हैं, गोवा में बार बार एक चीज को आप मिस कर रहे हैं कि जब आप एमजीपी जो बड़े स्पष्ट रूप से भाजपा के विरोध में लड़ी, और उसके बाद चुनाव आने के बाद जिस प्रकार से वो सामने से आए, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। या तो हम ये करें कि हम बोले नहीं थे, हम आपको नहीं, और दूसरा ऑप्शन ये है जो घर में आए और प्रदेश की भलाई के लिए उसको गले लगाओ और उनसे बैठ के बात करो कि भाई किस प्रकार से तुम चाहते हो। अगर उसमें प्रदेश का भला हो तो उसे करने में क्या गुरेज है। यहाँ तो महादेव भी ये समझाते थे कि दुनिया के लिए उन्होंने विष गले में नीलकंठ बन गए। लेकिन सर आप लोगों पे तो ये आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में तो माहिर है, सरकार चाहे जैसे बनानी है लेकिन आप बना लेते हैं। इससे पहला वाला याद कर लीजिए ना सर। चलिए इस ऐसा है, सब कुछ आप कह लें वो चलता है। कभी भगवान ऐसा ना करे कि हमारे को बोले कि आप इमरजेंसी लगा के सरकार बना लेते हैं, वो काम हमारे से भगवान कभी ना कराए। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ कि देश हित और प्रदेश के हितों के लिए हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध। दलित, पिछड़ा, गरीब और शोषित और वंचित जितना भी है, उन सब के लिए ये पार्टी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए वचनबद्ध है। और मोदी जी ने हमेशा यही दिखाया अपने काम से कि भारत प्रथम और सेवा परमो धर्मम। अब मेरे को ये बताइए, अगर इससे भी किसी को तकलीफ होती है तो वो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपके पास वो टीएमसी के आए हुए थे बंधुवर, उनको इतना अभिमान है, मैं इतने चैनल पे जाता हूँ, बहुत बढ़िया बात है आप चैनलों पे जाते हैं साहब। अगर चैनल है तो आपकी पहचान, सिर्फ आपकी पहचान चैनल नहीं बनती ना। तो मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता था उनसे कि आप जब बात ठीक है, अब सर वो हमारे साथ है ही नहीं इस डिबेट में, तो अब आप उनसे क्या पूछ सकते हैं? बंगाल के भी बताने चाहिए और ये बताना चाहिए कि सरकार से किन कारणों से
टीएमसी की ममता बनर्जी जो हैं वो विभा जी, हम ठीक है, गोवा ठीक और है। उत्तरांचल की बात कर ठीक लें। है, और ठीक उसके है, बाद अपना काम कर रही हैं। ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं कुंतल जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस रेस में तो बहुत सारे लोग थे। पुष्कर सिंह धामी क्योंकि खुद खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन सतपाल महाराज भी एक नाम आगे चल रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी आगे चल रहा था। सांसद अनिल बलूनी का नाम भी आगे चल रहा था। क्या वजह आपको लगती है कुंतल जी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगाई गई? देखिए, आपने खुद ही कह दिया। वैसे मैं इस बात को उठाने वाला था, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि जनता की इच्छा थी कि पुष्कर सिंह धामी बने। पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए, तो जो व्यक्ति अपनी विधानसभा से चुनाव हार जाता है, कम से कम जनता उसे मुख्यमंत्री की तरह इच्छा व्यक्त तो नहीं करती। अब सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी ही क्यों? पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री बनेगा। मलिक साहब आपको मौका मिलेगा। आप तो हमेशा काफी लंबी बातें करते हैं। अगले टर्म में आप अपनी सारी बातें कर लेंगे, मेरी बात भी सुन ले। 2-4 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके जवाब आप दे देंगे। पुष्कर सिंह धामी मेरे हिसाब के साथ देता रहता हूं, पुष्कर सिंह धामी इसलिए बाकी पुष्कर सिंह धामी के अलावा जो लोग थे, उन लोगों को बनाने में आपस में सरपुटौल के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पुष्कर सिंह धामी पिछले बार भी कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। पुष्कर सिंह धामी इस बार भी उत्तरांचल में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट रहे, और इस कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचने के लिए भाजपा को अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व में से एक राजनाथ सिंह जी को वहां पे 11 दिन तक लगातार बिठा करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी पड़ी। इस बात को, ये बहुत कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की आप बात करें, इसका क्या मतलब निकाले सर? ये क्या आपने ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या बताना चाहते हैं आप? जी, ये बताना चाहूँ विभा जी कि भाजपा ने चुनाव से पहले, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि गोवा और उत्तरांचल छोटे राज्य हैं, और वहां पे हर विधानसभा के अपने छत्रप है। वो चाहे किसी भी पार्टी में रहते हैं, उनका अपना इंडिविजुअल वोट है। और शायद हमारे राजनीतिक विश्लेषक लाल साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात पे अपनी हामी भरेंगे, क्योंकि ये मैं राजनीति से ऊपर की बात कह रहा हूँ। बहुत से ऐसे जो पिछले चुनाव में आपको कांग्रेस के साथ दिखेंगे, इस बार बीजेपी के साथ दिखेंगे, इसलिए कि उनका अपना वोट बैंक होता है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और उन लोगों को जो झूठे वायदे थे बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव से पहले उन वायदों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम थी। बीजेपी को भी डर था कि जिस तरीके से वो तोड़-फोड़ करके सरकार बनाती और बिगाड़ती है, तो शायद उनके ऊपर भी उनके बोए हुए बबूल न आ जाए। इसलिए उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह स्टैब्लिश कराया, और उसको स्टैब्लिश करने के लिए राजनाथ सिंह को खुद 11 दिन का वक्त देना पड़ा उत्तरांचल। सिमिलर केस आप देखें गोवा में, उस भौगोलिक स्थिति में, भारत की उस भौगोलिक क्षेत्र में बीजेपी के परिदृश्य में फडणवीस एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। और अंत में जब ऐसा हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात नहीं बन रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस को वहां पे भेजा गया। ठीक है कुंतल जी, ठीक है, मैं यहाँ रोकना चाह रही हूँ आप। रमन जी, सवाल यही जिस बात का जिक्र अभी कुंतल जी कर रहे थे, राहुल जी मैं आपका रुक करूंगी, अभी 1 सेकंड रुक जाइए आप। रमन जी, सबसे पहले इस पर जवाब दे दीजिए। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट का जिक्र किया है अभी कुंतल जी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई एक मजबूरी बन गया था क्या? देखिए, पहले तो सोनिया दी के पुत्र, उनकी के बाद उन बहन क्या इसके अलावा गांधी परिवार के अलावा आप लोगों के पास और भी कुछ हस्बैंड हैं, उनकी सास, अब उसके बाद उस बहन की माता, ये इतने समय से यही चलता आ रहा है कॉम्प्रोमाइज। तो ये कॉम्प्रोमाइज का जो विषय है ना, ये तो इनको ज्यादा पता होगा। जहां तक बात ये कर रहे हैं कि जी हमने इतने दिन ले लिए, ये बात हो गई, ये हमने एक चीज देखी कि पंजाब में पार्टी का विध्वंस कैसे करा कांग्रेस ने और उनके अंतरकलह ने। तो हम आपकी गलतियों से सीखते हैं साहब। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, उस पर छोड़ दीजिए सर। सत्ता तो आपके पास आ गई, सरकार आप बना रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जिसका जिक्र वो कर रहे थे, ऐसा है क्या? भाई वो तो जुपिटर वेलोसिटी की बात करते हैं, वो दल ऐसा है। अब उसको कहां से आप समझाएंगे और मैं समझाऊंगा? तो वो तो उनका कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है ना। वो आपको बता देता हूं कि अमेठी में भी कॉम्प्रोमाइज होके वायनाड चला गया।
तो वो छोड़ दीजिए, वो उनको पता होगा वो क्या अपनी जलेबियां करना चाहते हैं, उनको छोड़ दें। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आज के दिन में एक पार्टी अपने दल के साथ बैठ के क्यों लगे 11 दिन? एक निर्णय लेती है मेरी आवाज तो सुन रहे उसमें हैं? 10 दिन लगे, 11 दिन क्यों लग गए? और कौन सा नेता बैठा उसमें आप राजनीतिक बात करें। मैं आपको एक राजनीतिक आपको अगर हाथ समझता हूँ, मटखरों की तरह बात नहीं कर रमन जी, कुंतल जी कह रहे हैं 11 दिन क्यों लग गए फिर? नेहा जी, मलिक साहब अरे को भाई ये बात हम कहें, इनसे मैं इनको थोड़ी मस्खरा नहीं समझता हूँ, मैं इनको 11 राजनीतिक साल व्यक्ति लग समझता हूँ। गए एक फेल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, वो 11 साल क्या 25 साल में नहीं कर पाए हैं। अब ये हमारे को क्या पूछेंगे? 11 दिन नेहा तक जी, छन्नी तो नेहा बोलते जी, छाछ में बोले। कह रहे राजनाथ सिंह को बड़ी मैं तो ये मशक्कत करनी पूछना पड़ी। चाहता हूं कि राहुल लाल जी क्या क्या ये वाकई वो उत्तराखंड स्थिति में एक पास बड़ी कर मशक्कत गई? करनी पड़ी क्या केंद्रीय जिस समय नेतृत्व तक को, भाजपा जिस को बात एक का जिक्र भी मुख्यमंत्री कुंतल जी देना कर रहे चाहिए था, थे, वो बड़ी स्थिति मुश्किलों पास से नाम नहीं सजेस्ट हुई। किया और आगे बढ़ाया पुष्कर सिंह धामी का। मैं आती हूँ सर, राहुल जी। नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटे राज्य में समस्या होती है और उन चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। लेकिन दो तीन चीज देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पे दोहरी चुनौती थी। एक तरफ एक मुख्यमंत्री जिसने कि वहाँ पे मिथक तोड़ा कि भाई रिपीट नहीं करती है सत्ता वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सत्ता को रिपीट किया। तो ये मिथक तोड़ने का काम किसके नेतृत्व में हुआ? वो काम सीधे सीधे जो है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुआ। ये उनके प्लस पॉइंट में बता रहा हूँ। लेकिन वो अपना सीट को हार रहे हैं। अभी आपको याद होगा नेहा जी कि जब ममता बनर्जी अपना सीट हार गई थी तो किस तरह से बीजेपी के लोग उनके पूरे के पूरे अप्रत्याशित जीत को एक तरह से जीरो बता रहे थे कि वो तो नंदीग्राम से हार गई, उनके जीत के क्या मायने बचे। तो अब ये आलोचना यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए समस्या ये रही भारतीय जनता पार्टी के साथ कि पिछले कार्यकाल में भी 57 सीटें जनता ने दी थी और 57 सीटों के बावजूद भी इनको जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम जो मुख्यमंत्री बदल रहे थे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक बड़ा सा क्लब हो गया है। तो उस बड़े से क्लब के कारण बीजेपी को समस्या होती है कि आखिर जब भी मंत्रिमंडल का गठन हो या सरकार का गठन हो, संगठन का गठन हो, तो कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। अब कहाँ पे त्रिवेंद्र जी को रखेंगे, तीरथ जी को कहाँ पे रखा जाएगा, रमेश जी को आप कहाँ पे केंद्र में करते हैं, तो ये बड़ी समस्या बनती है। ऐसे स्थिति में बीजेपी नहीं चाहती थी कि उस क्लब के और संख्या को बढ़ाया जाए। देखिए हम लोग ठीक है, आपने मिथक की बात की है सर, मैं एक सवाल ले लेती हूँ कुंतल जी से, जल्दी से रखिए, जल्दी से पूरा करिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सीधे 2024 के इलेक्शन मोड में भी है, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। उत्तराखंड के प्रभाव हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी कड़ा स्वाद का आनंद लेना पड़ा था। तो ऐसे स्थिति में वो स्थितियां फिर से दोबारा ना आए, तो एक बेस के साथ वो चलना चाह रही है कि अब कम से कम वो अस्थिरता वाली कोई समस्या ना रहे वहाँ पे। क्योंकि आप जैसे ही कुछ नया प्रयोग करते हैं तो फिर पार्टी में गुटबंदी ज्यादा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिथक तोड़ के फिर से आपको सत्ता दिया है, ठीक, उनके नाम पे अब फिर सर मिथक की आपने बात की है कुंतल जी। मिथक की अगर हम इसी शब्द को आगे बढ़ाए तो सर ये मिथक वाकई थी कि उत्तराखंड में 5 साल बनाम 5 साल की सरकार बनती है, तो इस बार कांग्रेस का ही मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया, उस मिथक को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ये कहा जाता था जो मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो दोबारा कभी बनता ही नहीं है, वो मिथक भी तोड़ दिया। जिस तरह से गोवा की बात की जा रही थी, गोवा में ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जो है वो जबरदस्ती की सरकार चलाई, इस बार जो है वो अब सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, उस मिथक को तोड़ दिया। ये मिथक को जो तोड़ने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में इस देश की जनता को अपनी बात समझाने में सफल हो रही है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ये बात अलग है कि मैं व्यक्तिगत रूप पे भी और सियासी तौर पे भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो इस देश को विखंडित करने की तरफ ले जा रहा है। और फिर भी वो अपनी बात, वो ठीक है विखंडन की ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विखंडन की राजनीति वो जनता को समझाने में सफल हो रहे हैं। इसीलिए सच्चाई है उत्तरांचल में और गोवा में जैसे परिणाम हुए वो हमारे लिए अप्रत्याशित थे। उत्तरांचल और गोवा दो ऐसे प्रदेश थे जहां हमें लग रहा था कि हम बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं, अभी तो सरकार बनाने जैसी स्थिति में होंगे। ठीक है, ये मिथक हमारे लिए ये मिथक हो सकता है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी। पर मैं आपसे ये बात कहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं जो भाजपा के हमारे साथी बैठे हैं मैं उनको एक सीरियस सियासी व्यक्ति समझता हूं और उनसे किसी मस्खरे की तरह जवाब की उम्मीद नहीं करता हूं। सियासी डिबेट है, सियासी जवाब दे। शायद इन्हीं मिथकों को तोड़ने के बाद 2024 की जो चुनौतियां आ रही हैं
उसी में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढने में 11-11 दिन लग रहे हैं, जबकि पूर्ण बहुमत है दोनों जगह। तो गोवा में भी टीएमसी टूट चुकी है, टीएमसी और बाकी एक और साथी ने इनको बिना किसी शर्त के भाजपा को समर्थन दे रखा है। उत्तरांचल में पूर्ण बहुमत है, फिर भी खटीमा से चुनाव हारने के बाद धामी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। चलिए, मैं फिर से बात कह रहा हूँ, अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, क्योंकि बड़े स्टालवर्ड्स को किसी तरीके से समझाने के लिए 2024 में कोई ऐसा अप्रत्याशित नतीजा न आ जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए कमजोर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट को एस्टैब्लिश करने के लिए 11-11 दिन लगे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसमें प्रिपेयर करना। जल्दी से रमन जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सिर्फ कुंतल जी को इतना बोलूंगा, ऑन अ सीरियस नोट, हमारे पास आपसे ज्यादा राजनीतिक रूप से बुद्धिमान और देश को, प्रदेश को समर्पित लोग हैं। आपको जो चीज मस्खरा लग रही है वो आपका आईना है जिसको आपको देखना चाहिए। 25 साल से आप एक फेल प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस कोशिश में बार बार फेल हो रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए कि आप अपने सर से ये मुसीबत कब हटाएंगे और देश की राजनीति के अंदर जो विपक्ष का काम है वो करेंगे, मजाक नहीं करेंगे देश। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।